रात के 2:17 हो रहे हैं। कमरे में सन्नाटा है। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी अमन के चेहरे पर पड़ रही है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। स्क्रीन पर रिया का आखिरी मैसेज चमक रहा है, गुड बाय अमन, अपना ख्याल रखना। यह शब्द अंधेरे में किसी चेतावनी की तरह तैर रहे हैं। अमन की नजरें उसी एक लाइन पर टिकी हैं। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, लेकिन कमरा बिल्कुल स्थिर है। वह एक बार फिर स्क्रीन को साफ करता है, उम्मीद में कि शायद यह कोई गलती हो, शायद मैसेज बदल जाए। लेकिन रिया के शब्द वहीं जमे हैं। हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अमन ने फोन को मजबूती से पकड़ रखा है। उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए हैं। वह स्क्रीन को गौर से देख रहा है, हर एक अक्षर को, जैसे वह किसी कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हो। बाहर की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही है, लेकिन अमन को कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से चमकते हुए मैसेज पर है, जो उसकी रात की शांति को पूरी तरह खत्म कर चुका है। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं है, यह किसी अंत की शुरुआत जैसा लग रहा है। अमन ने तेजी से कीपैड पर उंगलियां चलाईं। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसने टाइप किया और सेंड बटन दबा दिया। मैसेज का बुलबुला स्क्रीन पर तैरता हुआ आगे बढ़ा। अमन की नजरें उस छोटे से टिक मार्क पर जम गईं। एक टिक, फिर भी एक टिक, 2 टिक नहीं हुए। उसने फोन को मेज पर रखा, फिर तुरंत उठा लिया। उसने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप किया। वही एक टिक, स्थिर और खामोश। अमन ने बिना सोचे रिया का नंबर डायल किया। फोन के स्पीकर से एक यांत्रिक आवाज आई, आपका संपर्क अभी उपलब्ध नहीं है। उसने दोबारा कॉल किया, फिर से वही आवाज। तीसरी बार उसने फोन को कान से सटाकर रखा, उम्मीद में कि शायद रिंगटोन सुनाई दे, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। उसने फोन की सेटिंग्स चेक की, नेटवर्क बार देखे, सब कुछ ठीक था। उसने फिर से कॉल बटन दबाया। इस बार फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अमन ने फोन को जोर से बिस्तर पर पटका। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने एक बार फिर स्क्रीन को देखा। रिया की प्रोफाइल फोटो अभी भी वही थी, लेकिन अब उस पर एक अजीब सा धुंधलापन महसूस हो रहा था। अमन कमरे से बाहर निकलकर छत की ओर भागा। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसका मन भीतर की बेचैनी से जल रहा था। वह छत के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार टहल रहा है। उसके जूतों की आवाज खामोश रात में गूंज रही है। वह रुकता है, रेलिंग को जोर से पकड़ता है और ऊपर आसमान की ओर देखता है। वहां तारे स्थिर हैं, जैसे उन्हें किसी बात की परवाह न हो। अमन की आंखों के सामने रिया के साथ बिताए पल तैरने लगते हैं। वह याद करता है कि कैसे रिया इसी छत पर बैठकर घंटों बातें करती थी, कैसे उसकी हंसी से यह सन्नाटा भर जाता था। अब यहाँ सिर्फ खालीपन है। वह अपनी जेब से फोन निकालता है, स्क्रीन को देखता है, फिर उसे वापस अंदर डाल देता है। वह फिर से चलना शुरू करता है। उसके कदम तेज हैं, जैसे वह इस बेचैनी से भागना चाहता हो। रात का एक एक पल भारी होता जा रहा है। वह आसमान के उस धुंधलेपन में रिया का चेहरा तलाशता है। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई है। उसकी सांसें तेज और अनियमित हैं। वह खुद से बुदबुदाता है, लेकिन आवाज हवा में खो जाती है। पूरी रात वह इसी तरह छत पर चक्कर काटता रहा। सूरज की पहली किरण ने अमन की आंखों को चुभन दी। रात बीत चुकी थी, लेकिन बेचैनी जस की तस थी। वह बिस्तर से उठा, पानी के छींटे चेहरे पर मारे और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी अस्त व्यस्त स्थिति को ठीक करने की कोशिश की। घड़ी की सुइयां रेंगते हुए आगे बढ़ रही थीं। रविवार की दोपहर ढलने लगी। 5 बजते ही अमन घर से बाहर निकला। शहर की सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन अमन के लिए सब कुछ धुंधला था। वह उस कैफे के सामने आकर रुका जहां उन्होंने मिलने का वादा किया था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। वह कैफे का दरवाजा धकेलता है। अंदर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वह उसी मेज की ओर बढ़ता है जो कोने में खिड़की के पास थी। अमन कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। उसके हाथ मेज की सतह पर टिके हैं, उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। अमन कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। अमन कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। उसके हाथ मेज की सतह पर टिके हैं, उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। अमन कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है।
वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। वह कैफे के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हैं। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी देखता है। 5:05, 5:10। अमन ने अपनी जेब से वह छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। उसने उसे मेज के बिल्कुल केंद्र में रखा। फिर उसने उसे थोड़ा बाईं ओर खिसकाया, जैसे वह किसी सही संतुलन की तलाश में हो। उसकी उंगलियां बॉक्स के कोनों पर थिरक रही हैं। वह अपनी नजरें दरवाजे पर टिकाए रखता है। बाहर सड़क पर गुजरती गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन अमन के कान सिर्फ कैफे के दरवाजे के खुलने की आहट सुन रहे हैं। जैसे ही कोई ग्राहक अंदर आता है, अमन का शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है। उसकी पलकें झपकना भूल गई हैं। वह दरवाजे की ओर देखता है, फिर तुरंत अपनी नजरें वापस मेज पर रखे उस बॉक्स पर ले आता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और पीछे खिसकता है, फिर आगे आता है। उसके पैर फर्श पर बेचैनी से थपथपा रहे हैं। उसने एक बार फिर अपनी कलाई घड़ी देखी। समय की सुइयां जैसे रेंग रही हैं। वह अपने होंठों को भींचता है और गहरी सांस लेता है। उसकी नजरें फिर से कैफे के प्रवेश द्वार पर जा टिकी हैं। वह दरवाजे के हैंडल की ओर देख रहा है, उम्मीद में कि वह अभी घूमेगा। हर गुजरता सेकंड उसके धैर्य को और पतला कर रहा है। वह अपना हाथ मेज पर फैला देता है, मानो उस बॉक्स को सुरक्षित रखना चाहता हो। वह फिर से दरवाजे को घूरता है। कैफे की दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां एक लय में आगे बढ़ रही हैं। 6 का आंकड़ा पार होते ही कैफे के अंदर की रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई है। अमन की नजरें अब भी दरवाजे पर जमी हैं, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता है। बाहर सड़क की चहल पहल कम हो रही है और कैफे के भीतर का शोर भी धीरे धीरे सिमट रहा है। मेज के पास से गुजरते लोग अब अमन को एक अजीब नजर से देख रहे हैं, लेकिन वह किसी को नहीं देख रहा। 7 बज गए। कैफे के बाकी ग्राहक अपना बिल चुकाकर बाहर निकल चुके हैं। कुर्सियां ऊपर उठाई जा रही हैं और मेजों पर रखे बर्तनों के टकराने की आवाजें गूंज रही हैं। अमन अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा है। उसने अपनी नजरें उस गिफ्ट बॉक्स से नहीं हटाई हैं। उसके हाथ मेज पर स्थिर हैं। उंगलियां अब कांप नहीं रही हैं, बल्कि पूरी तरह से जम गई हैं। कैफे का कोना अब पूरी तरह खाली हो चुका है। वेटर ने पास की मेजों की सफाई शुरू कर दी है। कपड़े की रगड़ की आवाज अमन के कानों तक पहुंच रही है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी बात करता है कि अमन के पास की मेजों की सफाई शुरू कर दी है। वेटर ने पास की मेजों की सफाई शुरू कर दी है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा और सीधा होकर बैठता है। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही हैं, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। कैफे के भीतर की रोशनी अब और भी मध्यम हो चुकी है। वेटर ने अपने हाथ में पकड़े तौलिए से अमन की मेज के पास वाली मेज को जोर जोर से रगड़ना शुरू किया। कपड़े की रगड़ की आवाज सन्नाटे को चीर रही है। वेटर धीरे धीरे अमन की मेज की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट अमन के कानों तक पहुंच रही है, लेकिन अमन ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। वेटर अमन के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और झुककर अमन की ओर देखा। वेटर ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा, सर, क्या आप और रुकेंगे? हम कैफे बंद कर रहे हैं। अमन के चेहरे की मांसपेशियां एक पल के लिए भी नहीं हिलीं। उसने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। उसकी नजरें अभी भी उस गिफ्ट बॉक्स पर टिकी थीं। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर मजबूती से जमाया और बिना किसी हलचल के ठंडे स्वर में कहा, नहीं, वह बस आने ही वाली है। वेटर ने एक बार फिर अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अमन के चेहरे पर छाई पत्थर जैसी गंभीरता को देखकर वह चुप हो गया। वेटर ने अपना सिर हिलाया और पीछे हट गया। अमन अब भी उसी मुद्रा में बैठा है। कैफे के अंदर की कुर्सियां अब मेजों पर उल्टी रखी जा रही हैं। कैफे की बत्तियां एक एक करके बुझने लगी हैं। अमन ने अपनी जेब से फोन निकाला।
स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसने उंगलियां थपथपाकर इंस्टाग्राम ऐप खोला। रिया की प्रोफाइल को सर्च बार में टाइप किया। स्क्रीन पर गोल गोल घूमता हुआ आइकन कुछ सेकंड तक रुका रहा। फिर अचानक एक सफेद स्क्रीन सामने आई। उस पर लिखा था यूजर नॉट फाउंड। अमन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने फिर से टाइप किया, वही परिणाम। उसने ऐप बंद किया और दोबारा खोला। रिया की प्रोफाइल का नाम, उसकी फोटो, सब कुछ गायब हो चुका है। अमन की धड़कनें तेज होने लगी। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से ऊपर नीचे फिसल रही हैं। उसने फोन को मेज पर रखा और फिर उठाया। स्क्रीन अब भी वही खालीपन दिखा रही है। अमन ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला। फर्श पर कुर्सी के रगड़ने की तीखी आवाज गूंजी। उसके हाथ में फोन कांप रहा है। अमन ने फोन की स्क्रीन पर अंगूठा टिकाया। उसने रिया के उन 5 दोस्तों के नाम चुने जिनसे वह अक्सर बात करती थी। उसने टाइप किया, क्या रिया से बात हुई? उसका नंबर बंद है। उसने एक एक करके मैसेज भेजे। मेज पर रखे फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। अमन ने उसे अपनी हथेली से ढक लिया। 1 मिनट बीता, फिर 5। उसने फोन को उठाकर नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचा। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से फोन की स्क्रीन को जोर से दबाया। तभी एक मैसेज आया। उसने तेजी से फोन उठाया। मैसेज रिया के एक दोस्त का था। उसमें लिखा था, मुझे नहीं पता, मैंने उसे हफ्तों से नहीं देखा। अमन ने अगले दोस्त को कॉल किया। फोन की घंटी बजती रही, फिर कट गई। उसने दूसरे को मैसेज किया। जवाब आया, अमन क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। अमन ने कुर्सी पर अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। हर नाम के नीचे सीन का निशान आ रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। अमन ने फोन को मेज पर पटक दिया। फोन की स्क्रीन पर एक दरार उभर आई। अमन अब पूरी तरह अकेला है। वह अपनी कुर्सी से उठा और कैफे के बाहर की ओर कदम बढ़ाए। अमन घर के दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे की बत्तियां नहीं जलीं। फर्श पर किताबें और कागजात बिखरे पड़े हैं। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को हाथ से गिरा दिया। कांच के टुकड़े फर्श पर फैल गए, लेकिन उसने उनकी तरफ नहीं देखा। अमन ने अलमारी के सारे कपड़े बाहर खींच लिए। उसने हर एक कोने को टटोला। रिया की कोई भी चीज, उसे बस एक सुराग चाहिए। उसने दीवार पर टंगी तस्वीरों को उतारकर फर्श पर बिछा दिया। वह घुटनों के बल बैठकर उन तस्वीरों को एक एक करके गौर से देख रहा है। उसने रिया के पुराने बैग की जिप को झटके से खोला और सारा सामान बाहर उड़ेल दिया। वहां सिर्फ कुछ पुरानी रसीदें और एक पेन है। अमन ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 2 दिन बीत चुके हैं। कमरे में धूल उड़ रही है। उसने अपनी मेज पर रखे लैपटॉप को खोला। स्क्रीन की रोशनी में उसकी आंखें लाल और सूजी हुई दिख रही हैं। वह पागलों की तरह कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है। कमरे का सन्नाटा भारी हो गया है। उसने रिया की एक फोटो को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया है। वह अब बस उसी फोटो को देख रहा है। अमन की नजरें फोटो के एक एक पिक्सल पर टिकी हैं। उसने फोटो को अपनी आंखों के करीब कर लिया है, जैसे वह किसी सूक्ष्म निशान को ढूंढ रहा हो। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक मेज पर रखा उसका फोन कंपन करने लगा। कंपन की आवाज लकड़ी की मेज पर एक तीखी गड़गड़ाहट पैदा कर रही है। अमन चौंक कर पीछे की ओर हटा। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा। नंबर अनजान है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस अंकों की एक लंबी कतार चमक रही है। अमन का दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा है। वह एक पल के लिए रुक गया। उसकी उंगलियां फोन के ऊपर हवा में रुकी हुई हैं। फोन फिर से कंपन करता है, इस बार और अधिक जोर से। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से फोन को उठाया। उसने स्क्रीन पर स्लाइड किया। फोन उसके कान के करीब है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। वह कुछ नहीं बोलता, बस दूसरी तरफ से आने वाली किसी भी आहट को सुनने के लिए कान लगाए हुए है। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब उस फोन की खामोशी पर है। वह महसूस कर सकता है कि यह कॉल सामान्य नहीं है। फोन के स्पीकर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक ठंडी और सपाट चेतावनी थी। रिया को भूल जाओ अमन, उसे ढूंढना बंद कर दो। अमन के होंठ सूख गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला। दूसरी तरफ से आवाज फिर गूंजी, अगर तुमने उसे और ढूंढने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद फोन कट गया। अमन के कान में सिर्फ एक लंबी खाली बीप की आवाज गूंज रही है। उसने फोन को अपने कान से दूर किया।
उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे हैं। फोन उसकी हथेली से फिसलकर बिस्तर पर गिर गया। अमन अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहा। उसकी नजरें सामने की दीवार पर टिकी हैं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा है। उसके माथे पर पसीने की धार बहकर आंखों तक आ गई है। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोर से जकड़ लिया ताकि कंपन को रोक सके, लेकिन उंगलियां अभी भी थरथरा रही हैं। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई है। उसने एक बार फिर फोन की स्क्रीन को देखा, जहां अब सिर्फ अंधेरा है। वह धीरे से उठा। उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे। वह कमरे के बीच में खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए और पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर सड़क की ओर देखा। सड़क पूरी तरह सुनसान है। अमन कांपते हाथों से अपनी मेज की दराज खोलता है। वह रिया की पुरानी तस्वीरों का ढेर बाहर निकालता है। वह एक एक फोटो को उठाता है, उसे अपनी आंखों के करीब लाता है और गौर से देखता है। उसके हाथ अभी भी थरथरा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद है। वह पहली फोटो को एक तरफ फेंकता है, दूसरी को उठाता है। वह फोटो को अपनी उंगलियों से जूम करता है। पिक्सल फट रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं रहा। वह हर एक कोने को स्कैन कर रहा है। वह फोटो में रिया के पीछे की धुंधली पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करता है। वहां कुछ है, एक बोर्ड जो आधा कटा हुआ और धुंधला है। अमन अपनी कुर्सी को मेज से पीछे ढकेलता है। वह फोटो को और करीब लाता है, लगभग अपनी नाक से सटा लेता है। वह अपनी उंगलियों से उस धुंधले हिस्से को रगड़ता है। अचानक उसकी सांसें थम सी जाती हैं। बोर्ड के अक्षरों का एक हिस्सा साफ हो गया है। वहां लिखा है सिटी केयर हॉस्पिटल। अमन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। वह फोटो को मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबा लिया है। उसके चेहरे की घबराहट अब एक ठंडे संकल्प में बदल गई है। अमन ने मेज पर रखी चाबियां झपटी। वह बिना किसी और चीज की परवाह किए घर से बाहर भागा। सीढ़ियों पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही है। वह पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक के पास पहुंचा। उसने चाबी घुमाई। इंजन की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर गई। उसने क्लच दबाया और बाइक को सड़क पर उतार दिया। हवा उसके चेहरे से टकरा रही है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, सिटी केयर हॉस्पिटल। वह एक्सीलेटर को पूरी तरह घुमा देता है। बाइक की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सामने का ट्रैफिक धुंधला सा दिखाई दे रहा है। वह एक के बाद एक गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा है। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे हैं। क्या रिया वहां है? क्या वह सच में खतरे में है? वह एक तीखे मोड़ पर ब्रेक लगाता है। टायर सड़क पर घिसटते हुए आवाज करते हैं। वह फिर से रफ्तार पकड़ता है। उसके हाथ हैंडल पर मजबूती से जमे हुए हैं। सड़क के किनारे लगे खंभे बिजली की गति से पीछे छूट रहे हैं। वह किसी भी लाल बत्ती पर नहीं रुक रहा। उसके सामने अब अस्पताल का बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। वह अपनी बाइक की रफ्तार कम करता है और उसे गेट के पास एक झटके के साथ रोकता है। अमन अस्पताल के मुख्य द्वार को धक्का देकर अंदर दाखिल होता है। ठंडी हवा और दवाइयों की तीखी गंध उसके फेफड़ों में भर जाती है। वह फर्श पर अपने जूतों की तेज आवाज करता हुआ रिसेप्शन डेस्क की ओर दौड़ता है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वह हांफते हुए डेस्क के सामने रुकता है। रिसेप्शन पर बैठी महिला अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें नहीं हटाती। अमन डेस्क पर अपनी हथेलियां पटकता है। वह लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाता है, रिया, मुझे रिया से मिलना है। वह कहाँ है? उसके शब्द अस्पताल के गलियारों में गूंजते हैं। रिसेप्शनिस्ट धीरे से अपना सिर उठाती है। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं है। वह अमन को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर अपनी फाइल के पन्नों को पलटने लगती है। वह कुछ नहीं बोलती। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब अमन के कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। वह दोबारा पूछता है, रिया नाम की लड़की अभी यहाँ भर्ती है? जल्दी बताइए। नर्स की खामोशी कमरे के तापमान को और कम कर देती है। वह धीरे से अपना हाथ उठाती है और गलियारे के अंत में बने एक केबिन की ओर इशारा करती है। अमन का शरीर एक पल के लिए जम जाता है। दिस वीटेंसफोर्ड, एक केबिन की ओर गलियारे के अंत में अमन का शरीर एक पल के लिए जम जाता है। अमन नर्स की उंगली की दिशा में देखता है। गलियारा लंबा और धुंधला है। वह अपनी सांसें थाम लेता है और उस ओर कदम बढ़ाता है। फर्श पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही है, जो उसे किसी खाली गुफा में चलने का एहसास कराती है। वह एक दरवाजा पार करता है। हर दरवाजे के पीछे से मशीनों की बीप की आवाजें आ रही हैं। अमन का हाथ कांप रहा है। वह उस केबिन के सामने आकर रुक जाता है। दरवाजे पर एक छोटी सी कांच की खिड़की है।
वह अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ सफेद पर्दे दिखाई देते हैं। वह हैंडल को नीचे दबाता है। दरवाजा धीरे से खुलता है। कमरे के अंदर की हवा भारी और स्थिर है। अमन एक कदम अंदर रखता है। उसकी नजरें तुरंत बिस्तर की ओर जाती हैं। बिस्तर पूरी तरह खाली है। चादरें करीने से बिछी हुई हैं, जैसे वहां कोई था ही नहीं। तकिए पर कोई निशान नहीं है। वह कमरे के कोने कोने को देखता है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह बिस्तर के करीब जाता है और उसे छूकर देखता है। बिस्तर ठंडा है। वह मुड़कर कमरे के दरवाजे को देखता है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। वह खाली बिस्तर के सामने खड़ा रह जाता है, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। अमन खाली कमरे से बाहर निकलता है। वह गलियारे में तेजी से दौड़ता है। उसकी नजरें हर डॉक्टर के केबिन पर टिक रही हैं। वह एक केबिन के सामने रुकता है जिस पर सीनियर फिजिशियन लिखा है। वह बिना दस्तक दिए अंदर घुस जाता है। डॉक्टर अपनी मेज पर झुककर कुछ लिख रहे हैं। अमन मेज के पास जाकर दोनों हाथों से उसे थाम लेता है। वह हांफते हुए कहता है, रिया, मुझे उसकी फाइल चाहिए अभी। डॉक्टर अपना पेन नीचे रखते हैं। वह अमन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों के नीचे गहरे घेरे हैं। डॉक्टर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त और गंभीर है। अमन अपनी जेब से रिया की फोटो निकालता है और उसे मेज पर पटक देता है। वह चिल्लाता है, यह रही रिया, वह यहाँ भर्ती थी। मुझे सच बताओ, वह कहाँ है? डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हैं। वह अपनी कुर्सी से उठते हैं और खिड़की की ओर मुड़ जाते हैं। उनकी पीठ अमन की तरफ है। वह धीमी आवाज में कहते हैं, शांत हो जाओ। अमन उनकी मेज पर रखे फाइलों के ढेर को उलट पलट करने लगता है। डॉक्टर धीरे से मेज की दराज खोलते हैं। वह एक मोटी फाइल निकालते हैं। फाइल के पन्ने पलटने की आवाज कमरे के सन्नाटे में किसी धमाके जैसी सुनाई देती है। डॉक्टर फाइल का आखिरी पन्ना अमन की ओर घुमा देते हैं। अमन की नजरें उन शब्दों पर टिक जाती हैं, कैंसर, अंतिम चरण। अमन के हाथ से फोटो छूटकर फर्श पर गिर जाती है। वह अपनी कुर्सी को पीछे ढकेलता है। कुर्सी फर्श पर रगड़ खाकर एक तीखी आवाज करती है। अमन के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वह मेज के किनारे को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि गिर न जाए। डॉक्टर की आवाज अब कमरे में गूंज रही है। पिछले 6 महीनों से वह इस बीमारी से लड़ रही थी। अमन का सिर चकराने लगता है। उसे कमरे की दीवारें अपनी ओर झुकती हुई महसूस होती हैं। वह एक बार फिर डॉक्टर की ओर देखता है। अमन के घुटने जवाब दे रहे हैं। वह धीरे धीरे नीचे झुकता है और फर्श पर पड़ी रिया की फोटो को उठाने की कोशिश करता है। वह पूरी तरह से असंतुलित होकर वहीं फर्श पर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हैं। डॉक्टर अमन के पास झुकते हैं। वह अमन के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अमन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। डॉक्टर धीमी और भारी आवाज में कहते हैं, उसने यह सब तुमसे छिपाया। वह नहीं चाहती थी कि तुम उसकी तकलीफ देखो। डॉक्टर मेज पर रखी एक छोटी सी डायरी अमन की तरफ बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, वह हर दिन इंजेक्शन लगवाती थी, लेकिन जब भी तुम फोन करते वह अपनी आवाज को सामान्य कर लेती थी। वह अस्पताल की इस खिड़की के पास घंटों बैठती थी, सिर्फ यह सोचकर कि कैसे तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखे, सिर्फ यह सोचकर कि गंदा तुम्हें जब दारा बीजेपी आसानी। वह बताते हैं, जब दारा बीजेपी के बारे डाल करके आ पाती। अमन डायरी को खोलता है। पन्नों पर रिया की लिखावट है। डॉक्टर आगे कहते हैं, वह एक खामोश जंग लड़ रही थी। वह अपनी बीमारी की गंभीरता को जानती थी, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी आखिरी ताकत तुम्हें सामान्य महसूस कराने में लगा दी। अमन डायरी के पन्नों को अपनी उंगलियों से सहलाता है। पन्नों पर कहीं कहीं दवा के धब्बे हैं। डॉक्टर की आवाज अब और भी धीमी हो जाती है। वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस बात में झोंक दी कि तुम उसे एक बीमार इंसान के रूप में नहीं, बल्कि उसी रिया के रूप में याद रखो जो हमेशा मुस्कुराती थी। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं, जहां रिया ने लिखा था, अमन को पता नहीं चलना चाहिए। अमन कांपते हाथों से डायरी को अपनी छाती से लगा लेता है। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं, जहां रिया ने लिखा था। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं।
अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। अमन की नजरें डायरी के एक पन्ने पर रुक जाती हैं। वह समझ जाता है कि वह जिसे उसकी सामान्य बातचीत समझ रहा था, वह रिया की कितनी बड़ी कुर्बानी थी। डॉक्टर की आवाज अब कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही है। वह अपनी घड़ी की ओर देखते हैं और फिर अमन की आंखों में झांकते हैं। उस रात ठीक 2:30 बजे उसने अपनी आखिरी सांस ली। अमन के कानों में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, मशीन की बीप की आवाज धीमी हो रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वह बार बार सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी, अमन, अमन। अमन का शरीर पत्थर जैसा स्थिर हो गया है। वह अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचता है कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए हैं। डॉक्टर की आवाज अब और भी भारी हो गई है। उसने मरते समय भी मना किया था कि तुम्हें सच मत बताना। उसे डर था कि तुम टूट जाओगे। वह नहीं चाहती थी कि तुम्हारी आखिरी यादें उसकी बीमारी से जुड़ी हों। अमन के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगती हैं। वह अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीने में एक तेज टीस उठती है। वह डॉक्टर की मेज को धक्का देकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे। वह वापस कुर्सी पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वह अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और साथ नहीं हमारे जानते रे जान से भी वो 12 जानते रे बंदर 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 बंदर। कमरे की हवा भारी हो गई है। अमन का सिर धीरे धीरे नीचे झुक जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से उस सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत उसके सीने पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी है। अमन डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलता है। अस्पताल की गलियारे की रोशनी उसे छुभ रही है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। वह दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालता है। फर्श पर लगी टाइल्स उसके पैरों के नीचे जैसे कांप रही हैं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। हर कदम एक भारी बोझ जैसा है। अस्पताल की गंध अब उसे सांस लेने में भी बाधा डाल रही है। वह सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर बैठ जाता है। उसके हाथ में रिया की वह पुरानी तस्वीर है। वह तस्वीर को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ता है। तस्वीर के कोने मुड़ गए हैं। अमन की नजरें उस तस्वीर पर जमी हैं। अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। वे आंसू तस्वीर पर गिरते हैं और रिया का चेहरा धुंधला होने लगता है। वह तस्वीर को अपनी छाती से सटा लेता है। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी कंपन से हिल रहा है। वह अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसके गले से बाहर निकल आती हैं। वह सीढ़ियों पर झुक जाता है। उसका सिर घुटनों के बीच है। अस्पताल का शोर अब उसके लिए पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमन सीढ़ियों से उठता है। उसके हाथ अभी भी तस्वीर को ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे वह कोई कीमती कांच का टुकड़ा हो। अस्पताल का मुख्य द्वार उसके सामने है, लेकिन उसे बाहर की दुनिया अब एक धुंधली फिल्म की तरह लग रही है। वह सड़क पर कदम रखता है। गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, सब कुछ किसी और ग्रह की हलचल जैसा महसूस हो रहा है। अमन बिना किसी दिशा के चलता है। उसके पैर अपने आप उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो उसे कैफे की ओर ले जाता है। सड़क के किनारे लगे पेड़, बिजली के खंभे और गुजरते हुए लोग, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन अमन के लिए सब कुछ बदल चुका है। वह एक चौराहे पर रुकता है। सिग्नल लाल है। वह सामने देखता है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही खोई हुई हैं। उसके आसपास की भीड़ उसे धक्का देकर आगे निकल जाती है, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता नहीं है। वह फिर से चलना शुरू करता है। कैफे की वही पुरानी इमारत अब दूर से दिखाई दे रही है। वह रुकता है और फिर धीरे से उस दरवाजे को धक्का देता है। कैफे के अंदर सन्नाटा है। हवा में कॉफी और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली गंध है।
अमन उसी मेज की ओर बढ़ता है जहां वे अक्सर बैठते थे। कुर्सी खींचने की आवाज फर्श पर गूंजती है। वह धीरे से बैठ जाता है। उसके सामने की कुर्सी खाली है। उसने अपनी जेब से वह छोटा गिफ्ट बॉक्स निकाला। बॉक्स का कवर थोड़ा घिस चुका है। उसने उसे मेज के बिल्कुल बीच में रखा। वह बॉक्स को अपनी उंगलियों से छूता है, जैसे वह कोई कीमती वस्तु हो। उसकी नजरें उस बॉक्स पर टिकी हैं। कैफे की लाइटें धीमी हैं। एक पीली रोशनी मेज पर गिर रही है। अमन ने अपना हाथ मेज पर फैलाया, मानो वह किसी का हाथ थामने की कोशिश कर रहा हो। वह सिर उठाकर सामने देखता है। वहां कोई नहीं है। फिर भी वह धीरे से मुस्कुराता है। उसकी सांसें धीमी और गहरी हैं। वह अपनी नजरें उस खाली कुर्सी से नहीं हटाता। मेज पर रखा गिफ्ट बॉक्स अब उसकी पूरी दुनिया का केंद्र बन गया है। वह अपनी उंगलियों को मेज की सतह पर धीरे धीरे रगड़ता है। बाहर का शोर अब पूरी तरह बंद हो चुका है। वह पूरी तरह से स्थिर है। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं है, बस एक गहरी खामोशी है। वह वहीं बैठा रहता है। अमन की नजरें मेज पर रखे गिफ्ट बॉक्स से हटती हैं। वह धीरे से अपना सिर घुमाता है। कैफे की बड़ी कांच की खिड़की उसके सामने है। बाहर सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स की लंबी कतारें गुजर रही हैं। लोग तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कोई अपनी घड़ी देख रहा है तो कोई फोन पर बात करते हुए सड़क पार कर रहा है। सड़क की रोशनी कांच पर पड़कर अमन के चेहरे पर एक अस्थिर चमक पैदा कर रही है। बाहर की दुनिया में हलचल है, शोर है, लेकिन अमन के भीतर सब कुछ जम गया है। वह खिड़की के शीशे पर अपनी हथेली रखता है। कांच ठंडा है। वह बाहर की भीड़ को देखता है, लेकिन उसे कोई चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। सब कुछ उसी रात पर जाकर रुक गया है। एक कार हॉर्न बजाते हुए तेजी से निकलती है, लेकिन अमन की पलकें तक नहीं झपकती। वह उस भीड़ को फिल्म की तरह देख रहा है। बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर आती है और फिर ओझल हो जाती है, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अमन का हाथ कांच की ठंडी सतह से फिसलकर नीचे गिरता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस मेज की तरफ झुकाता है। वह धीरे से अपना सिर वापस। कैफे के अंदर की पीली रोशनी अब और भी मध्यम हो गई है। मेज पर रखा वह छोटा गिफ्ट बॉक्स अब भी वहीं है, बिल्कुल स्थिर। अमन उसे एक बार फिर गौर से देखता है। बॉक्स के कोनों पर जमी धूल का एक कण उसे दिखाई देता है। वह अपनी उंगली से उस कण को धीरे से साफ करता है। अमन उसे एक बार फिर गौर से देखता है। उसकी सांसें भारी हैं, लेकिन अब उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। वह अपनी कुर्सी को थोड़ा और मेज के करीब खींचता है। उसके आसपास का शोर पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह अपनी नजरें उस बंद बॉक्स पर टिकाए रखता है। उसके होंठ धीरे से हिलते हैं। वह बुदबुदाता है, तुम आई नहीं, लेकिन मैं आज भी यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके शब्द हवा में तैरते हुए उस खाली कुर्सी की ओर जाते हैं। वह अपनी गर्दन सीधी करता है और सामने की खाली जगह को देखता है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, बस एक गहरी और स्थिर शून्यता है। वह अब कहीं जाने की तैयारी में नहीं है। वह उस मेज के साथ पूरी तरह से एकाकार हो गया है। वह बस वहीं बैठा है, उसी जगह पर, उसी इंतजार के साथ। कैफे के अंदर सन्नाटा गहरा हो गया है। अमन की नजरें मेज पर टिकी हैं। अचानक कैफे की खिड़की के पास लगे भारी पर्दे एक झटके के साथ हिलने लगते हैं। बाहर की ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है। पर्दे की सिलवटें तेजी से लहराती हैं और मेज पर रखे गिफ्ट बॉक्स को छूकर गुजर जाती हैं। अमन के चेहरे पर हवा का वह स्पर्श महसूस होता है। उसके बाल हल्के से उड़ते हैं। यह हवा का झोंका सामान्य नहीं है। यह किसी की मौजूदगी की तरह है जो एक पल के लिए वहां ठहरती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अमन की सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। वह अपनी गर्दन को धीरे से हवा के आने की दिशा में घुमाता है। वहां कोई नहीं है, सिर्फ खाली कुर्सी है और हिलते हुए पर्दे। लेकिन हवा में एक हल्की सी सिहरन है। अमन की उंगलियां मेज के किनारे को मजबूती से पकड़ लेती हैं। अमन को अब एहसास हो रहा है कि वह इंतजार खत्म हो चुका है। हवा का वह झोंका अब पूरी तरह थम चुका है।
कैफे की खिड़कियां अब स्थिर हैं और पर्दे अपनी जगह पर वापस लटक गए हैं। अमन की मेज पर रखी कॉफी का कप अब ठंडा पड़ चुका है, उसकी सतह पर कोई हलचल नहीं है। अमन अपनी हथेलियों को मेज पर सपाट रखता है। वह उस जगह को महसूस कर रहा है जहां अभी कुछ क्षण पहले हवा का दबाव था। उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं। वह अपने कंधों को नीचे गिराता है। अब उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, केवल एक गहरी और स्थिर शांति है। वह अपनी पलकों को धीरे धीरे नीचे लाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंधेरा उसके सामने छा जाता है। इस अंधेरे में वह उस एहसास को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है जिसे वह कभी दोबारा नहीं पा सकेगा। वह अपनी सांसों की गति को धीमा करता है ताकि वह अपने भीतर की धड़कन को सुन सके। वह उस स्पर्श को याद करने की कोशिश करता है जो हवा के जरिए उसे मिला था। उसके बंद पलकों के पीछे वह उस खाली कुर्सी को देख रहा है। वह उस पल को अपने भीतर कैद कर लेना चाहता है। वह हिलता नहीं है, बस बैठा रहता है। वह पूरी तरह से उस शून्य में डूब गया है। उसके बंद आंखों के पीछे अब केवल वही यादें हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकी। वह उस एहसास को महसूस कर रहा है। कैफे की छत पर लगी पीली लाइटें धीरे धीरे मध्यम होने लगी हैं। बिजली का वोल्टेज कम हो रहा है जिससे कमरे के कोनों में अंधेरा फैल रहा है। अमन अभी भी उसी मेज पर बैठा है। उसकी पीठ सीधी है, लेकिन उसके हाथ अब मेज पर नहीं बल्कि अपनी गोद में रखे हैं। वह हिल नहीं रहा है। उसके सामने की खाली कुर्सी पर अब परछाइयां लंबी हो रही हैं। कैफे के अंदर का शोर पूरी तरह खत्म हो चुका है। कैफे के अंदर का शोर पूरी तरह खत्म हो चुका है। वेटर ने काउंटर की बत्तियां बुझा दी हैं। अब सिर्फ एक छोटी सी लाइट अमन की मेज के ऊपर जल रही है। वह लाइट भी फड़फड़ाती है और फिर एक झटके के साथ बंद हो जाती है। अब पूरा कैफे अंधेरे में डूबा है। अमन की आंखें अभी भी बंद हैं। वह उस अंधेरे में भी रिया की मौजूदगी को महसूस कर रहा है। उसके होंठ नहीं हिल रहे। उसकी सांसें इतनी धीमी हैं कि सुनाई नहीं देती। वह उस खाली कुर्सी के सामने एक मूर्ति की तरह जम गया है। समय का पहिया जैसे रुक गया है। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। पूरी दुनिया अब उस कैफे के भीतर के सन्नाटे में सिमट गई है। अमन ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया है। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। बाहर सड़क पर गाड़ियों की। वह उस दुख को अपने भीतर एक ठोस पत्थर की तरह महसूस कर रहा है। अब कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई इंतजार नहीं है, बस एक गहरा अंतहीन सन्नाटा है। कहानी अब यहीं ठहर गई है।